अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है और मॉड्यूल 1 का जो ये पहला पार्ट है या फर्स्ट क्लास है टोटल क्लासेस में से। सो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको इतने थ्योरी को इतना कुछ ज़्यादा टच नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल का काम है। ठीक। सो अगर हमें थ्योरी को देखना ही है तो थ्योरी को हम इस नज़रिए से देखेंगे कि हम थ्योरी में एज अ क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं या मेन इंपॉर्टेंट बातें देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, थ्योरी के अंदर मैं सिर्फ आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। और आपको इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग बताऊंगा, क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगा और ग्राफिक डिज़ाइन है क्या, ये हम शॉर्ट तरीके से इसको और जल्दी जो है हम इसको कवर करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव रहे। ठीक है। सो अब जो है मैं सबसे पहले आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बताता हूँ व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। देखिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए मैं आपको सिंपली ये भी बता सकता हूँ कि गूगल पे सर्च करूँगा व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, वो हज़ारों डेफिनेशन दे देगा, दिस दिस दिस। लेकिन मैं ये आपको छोटी सी बात समझाऊँ। ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर यूट्यूब लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ यूट्यूब नहीं भी लिखा हुआ होता तो क्या आप इसको देखकर पहचान नहीं सकते थे कि ये यूट्यूब है? बिल्कुल पहचान सकते थे। ठीक है। तो यही है ग्राफिक डिज़ाइन कि आपका जो मैसेज है वो आपके सामने कन्वे किया जाए बदसूरत किसके, पिक्चर्स के, शेप्स के और डिफरेंट ऐसी चीजें जो ग्राफिकल सूरतें बनी हुई होती हैं। जैसे नो एंट्री का साइन होता है, नो एंट्री के साइन पे एक क्रॉस बना हुआ होता है रेड कलर का, और उस क्रॉस से आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज मना की गई है। अब वो साइन अगर स्मोकिंग पे लगा दिया जाए तो नो स्मोकिंग, एंट्री पे लगा दिया जाए तो नो एंट्री, किसी पैट पे लगा दिया जाए तो वो नो पैट अलाउड। तो वो क्या है, वो है ग्राफिक डिजाइन। तो किसी भी अपनी बात को या अपनी बात को जो आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरों तक, उसको पहुंचाना, कब, किसको, कैसे, और वो कैसे पहुंचाना है आपको, वो कम्युनिकेट करना है। तो वो ग्राफिकल सूरत में मतलब कि आप उसको या तो पिक्चर में या फिर किसी शेप में, किसी ऑलरेडी कोई बनी हुई चीज उससे आप बता सकते हैं। ठीक है। ये है ग्राफिक डिजाइन, बस इतना बहुत है। और ये अगर आपको गूगल से पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी में इतना घुसने की जरूरत है नहीं। हम जो है फोकस भी करेंगे, जो करेंगे वो प्रैक्टिकल पे, ताकि हम फ्रीलांसिंग की तरफ जल्दी जा सकें। ओके। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो आती है वो आती है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल। ठीक है। अगर टेबल में यहाँ लिखता हूँ तो ये मेरे पास एक टेबल आती है। अब ये टेबल एक सिंपल मेरे पास टेबल है। ठीक है। और ये टेबल जो है, इस टेबल को अगर मैं गौर से देखूँ तो इसके अंदर ड्रॉ नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ड्रॉ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए होते हैं, वो ये देखते हैं कि यार इसमें टेबल में ड्रॉ नहीं है, तो मैं अपना सामान का रखूँ। ठीक है ना। तो होता ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर लेट सपोज मैं किसी कारपेंटर को बोलूँ कि यार ये टेबल है, इसको ऐसा बना दो कि ये ऑफिस के लायक बन जाए। अभी तो ये सामान रखने के लायक बनी हुई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको बना दिया जाए कैसे, ऑफिस में रखने के लायक बना दिया जाए। कोई क्लर्क बैठे या कोई काम करने वाला या ऑफिस बॉय बैठे या ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बैठे हैं, तो उनके लिए ड्रॉ भी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए इसके अंदर, तो वो बना दो। तो अगर वो कारपेंटर इस टेबल को उस तरीके से बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी मर्जी से सारे काम करेगा। ड्रॉ भी लगाएगा, बड़ी ड्रॉ लगाएगा, छोटी ड्रॉ लगाएगा, शीशा लगाएगा इस पे। तो वो जो इस नॉर्मल टेबल को मॉडिफाई करके बनाएगा वो उसकी क्रिएटिविटी है। हालांकि वो पहले उसका डिजाइन बनाएगा, वो उसका डिजाइन बनाने के बाद सेट करेगा स्केल से, पेंसिल से, हर चीज को देखेगा, फिर जाके वो बनाएगा। तो इस सूरत को उस चीज में कन्वर्ट कर देने को कहते हैं क्रिएटिविटी। इसी तरीके से आपको भी लोगो डिजाइन या ब्रीफ दी जाएगी, तो आप उस ब्रीफ को पढ़ते हुए आप अपनी क्रिएटिविटी से क्या बनाएंगे, वो चीज आएगी, वो एक यूनिक चीज बनेगी कि वो किसी ने आज तक नहीं बनाई होगी। वो दिमाग जो आपका है वो किसी से मैच थोड़ी करता है। तो इसलिए उस चीज को यूनिकनेस कहते हैं। तो वो कारपेंटर जो बनाएगा वो या तो दो काम करेगा, या तो वो किसी का बना बनाया डिजाइन छाप देगा इस पे, ठीक है, जो कि फेक चीज है, जो कि हमें नहीं करनी कभी भी। और या तो वो अगर अच्छा कारपेंटर होगा तो वो इसको क्या कर देगा, वो इसको बेहतरीन तरीके से अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने स्किल से, जो हम स्किल यहाँ पर सीखने वाले हैं उस स्किल से ही वो इसको बेहतरीन तरीके से बना देगा। तो ये हमारे पास क्रिएटिविटी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो है फंडामेंटल ऑफ डिजाइन। अच्छा, मैं इसमें शॉर्ट शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी जो है आपको सारी चीजें बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। आपने मेरी बात सुन ली, आपने पॉज किया, आप लिख लें इसको।
और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप इसको कहीं पर भी, ये पोर्टेबल वीडियोस बना दी है मैंने, ये जो पूरा कोर्स बनाया है पोर्टेबल, आप इसको मोबाइल में, टैबलेट में, या आप किसी भी लैपटॉप या पीसी के ऊपर आप इसको पॉज कर करके लिखते रहें, समझते रहें, ठीक है। और इसको मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही बनाया ताकि आप वीडियो से ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि मैं स्टूडेंट से भी ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि 45 मिनट्स के बाद हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो मैं कोशिश करूंगा कि 45 मिनट से पहले पहले ये सारी तमाम वीडियोस कंप्लीट हो जाएं, उससे पहले कर लें। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगी, जिनके अंदर हम क्रिएशन कर रहे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे होंगे, तो वो मे भी पॉसिबल 1 आवर पे चली जाए, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन प्रोसेस है। और मे भी पॉसिबल कि वो क्लासेस का, अगर लेट सपोज क्लास 5 के अंदर हमने वेबसाइट डिज़ाइन बनाना है, तो अगर क्लास 5 में वो नहीं हो सका 1 आवर से पहले, तो मैं उस क्लास के 2 पार्ट्स कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि क्लास 5 का पार्ट 1, क्लास 5 का पार्ट 2, जिससे आपको इजी हो जाएंगे आप लोग भी, ताकि उसको ज़्यादा कंटिन्यूसली देखने से भी जो है ना, हमारा जो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, ठीक है। सो हम आते हैं फंडामेंटल डिज़ाइन के ऊपर। मैं आपको ये लिंक दिखा रहा हूँ। इस लिंक के ऊपर, इस जो है वेबसाइट पे आप जाएं, इसका नाम है GCF ग्लोबल, ठीक है। GCF ग्लोबल पे जब आप जाएंगे, तो GCF ग्लोबल पे जाने के बाद आप एक बार देखिएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा GCF ग्लोबल फंडामेंटल ऑफ डिजाइन। ये मैंने पहले सर्च किया हुआ इसलिए मेरे पास ये आ रहा है। तो फंडामेंटल, GCF ग्लोबल फंडामेंटल ऑफ डिजाइन लगाएं, इंटर करें इसको, और यहाँ पर edu.gcfglobal.org आ रहा है, तो आप यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन फंडामेंटल पे आ सकते हैं और यहाँ आ जाए आप लोग। सो मैं आपको जो है ग्राफिक डिजाइन के कुछ फंडामेंटल्स अभी बताने जा रहा हूँ। जो हमारा थर्ड पार्ट है आज की क्लास का, वो ये है कि अगर मैं आपको ये 4-5 चीजें समझा दूं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्योरी को तकरीबन 60 to 70% कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब जो है मैं डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, जब मैं डिफरेंट इदारों के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को रियल में, तो वहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म के अलावा जो मैं चीज़ें आपको इस कोर्स में बताऊंगा, उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह के कुछ टिप्स बता दूंगा कि आप घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब मैं सबसे पहले ये 5 चीज़ें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, इन 5 चीज़ों को जरा गौर से समझना है आपको। और ये 5 चीज़ें समझ लें कि हर डिज़ाइन का बेस है, हर डिज़ाइन का बेस है। अगर आपको ये समझ नहीं आता, ये 5 चीज़ें नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो ग्राफिक डिजाइनिंग का एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट है ही क्या, लाइन, ठीक है। अब वो लाइन किसी भी तरीके से बन सकता है, इनको बाद में देखेंगे, आगे आ जाए। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा आपको समझा देगा। ये समझा है या मैं आपको भी क्लास में समझाऊँ, एक ही बात है, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में, और आप जो पढ़ रहे हैं वो उर्दू के अंदर है। सो अभी आ जाए आप लोग लाइन के ऊपर। जो लाइन जो आपके पास आ रही है, लाइन जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइन है या फंडामेंटल ऑफ डिजाइन है। और वो क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, वो आपके पास लाइन होता है, ठीक है। ये बात आपको पता, मेरे ख्याल में तो पता ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई 2 पॉइंट बनाऊंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बना, तो वो लाइन बन जाती है मेरे पास, ठीक है ना। आ जाए आगे। अब लाइन की ही मदद से इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त सी इलस्ट्रेशन यहाँ पर कर दी, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन और ड्राइंग में क्या फर्क है? इलस्ट्रेशन और ड्राइंग एक ही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। बस हम उसको ड्राइंग भी कह सकते हैं, हम उसको इलस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो गर्ल बनाई है, ये जो लड़की बनाई है, पेंसिल और लाइन से बनाई है ना, ये लाइंस ही लाइंस यूज हुई है इसके अंदर सारी। तो लाइंस स्टाइल्स में यूज हुई है, जिससे हमें एक बड़ा अच्छा सा शेप नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो तो ये जो इलस्ट्रेशन हुई हुई है, ये भी लाइन से है। पीछे जो पैटर्न बनाया गया, ये भी लाइन से। तो देख लें कितना जबरदस्त इन्होंने पैटर्न बनाया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से, अगर ये पैटर्न मैं आपको दूं और बोलूं सिर्फ और सिर्फ लाइन यूज कर ली, भाड़ में जाए गलत, मत डालें आप गलत। आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल यहाँ पर जो है लाइन यूज करें और अपना पैटर्न एक नया बनाकर दे दें मुझे। तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा एलिमेंट बनाएंगे, कोई अपनी मर्जी से अच्छा सा कोई डिजाइन बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन देख लिया आपने लाइन पे, ये देख ली। अच्छा, अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे कि लाइन का हम्बल कॉम्पोजिशन जो है वो आप बनाते हैं, कोई और नहीं बनाएगा आपके डिजाइन में, आप खुद बनाएंगे इस चीज को। और कैसे, ये देखिएगा। अगर मैं इस चीज को देखूं कि अगर ये जो बॉक्स है जिसका नाम है मेलिसा रेमोस ऑनर जो है, अगर मैं इन सब के दरमियान से लाइंस खत्म कर दूं, मैं लाइन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आपको, अगर मैं इनके दरमियान लाइंस खत्म कर दूं, तो बताओ क्या होगा। ना आपको ये पता चलेगा ये जो बंदे हैं दोनों तीनों,
ये दो और ये इसके इसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों जो बंदे हैं वो इसके अंडर काम कर रहे हैं ना, आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा जो है इसके अंडर काम कर रहा है। लाइन हटाकर देखें पता चल जाएगा आप बोलेंगे कि लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा उसको कि ये बंदा इसके अंडर काम कर रहा था या इसके अंडर काम कर रहा था, हालांकि वो तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ये दोनों साइड में हुए हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता ना, हो सकता है ये जो बंदा है शयान, तो ये जो है ये इसके भी और इसके भी अंडर काम कर रहा हो, पता नहीं है। तो इसको बताया गया बकायदा लाइंस की सूरत में और लाइंस की मदद से, ठीक है। अब लाइन को चार हिस्सों में हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिएगा। सबसे पहले लाइन को मैं किस में देख रहा हूँ, वेट में, फिर कलर में, फिर टेक्सचर में और फिर स्टाइल में, ठीक है। तो देखें ये वेट है इसका, लाइन पतली होती है मोटी होती है, ये देखें सही, ये मोटी लाइन है। ये क्या है, ये इस पे है कलर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है इसके ऊपर क्या, इसका टेक्सचर। टेक्सचर मतलब कि उसकी फील, वो कैसा है, दिखने में कैसा है, छूने में कैसा है वो, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपके पास एक नई चीज आती है, उसका नाम कहलाता है स्टाइल, ठीक है। वो स्टाइल क्या है आपके सामने, ये देखें, ये जो स्टाइल आ रहा है आपके सामने, वो ये घूमता हुआ स्टाइल आ रहा है, सही है। तो इसका मतलब अगर आप घुमाना वाला नहीं करें, आप कोई बॉक्स बनाने या कोई लंबी सी लाइन से कोई ऐसी चीज बना दे, तो वो भी आपके सामने क्या होगा, स्टाइल होगा, लेट सपोज, ठीक है ना। चलें, अब आते हैं हम लोग इसके अंदर जरा टेक्स्ट को देखें। आप ये सब लोग जो है जो वो क्लास को समझ रहे हैं, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पर जाकर आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इतना टाइम इस पे ऊपर लगाऊंगा नहीं, मैं आपको मेन काम बताऊंगा और मेन बातें बताऊंगा, मेन पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर, सही है। सो देखा जाए तो ये देखें, नो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो नो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो आगे तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन को ही यूज करा है इन्होंने, एक लाइन यहाँ यूज करी है जिसका वेट जो है वो बहुत पतला है, और जो एक लाइन यहाँ यूज की है इन्होंने, तो वो यहाँ पर इसका वेट बहुत मोटा है और कलर भी किया है, ठीक है ना। तो लाइन ही है लेकिन इसका कलर चेंज कर दिया, इसका वेट चेंज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा आगे देखें, नेक्स्ट जो फंडामेंटल है वो हमारे पास है शेप। शेप क्या है, शेप कोई भी, अगर मैं आपको एमएस पेंट के ऊपर इसको बताऊं, तो एमएस पेंट मेरे पास आ गया। अगर मैं आपको बताऊं कि शेप है क्या, शेप ये होता है, देखें गौर से, मैंने एक बॉक्स बनाया। अब जाहिर सी बात है, आपने बचपन से पढ़ा है कि ये जो बॉक्स की जो चीज होती है इसको कहते हैं हम विड्थ, ठीक है ना। और कहा जाता है कि अगर हम जो ये चीज देखते हैं ये इसकी होती है हाइट। मैं बड़ा माउस से लिख रहा हूँ, आपको आवाज भी आ रही होगी, और ये बस थोड़ा सा बस चल रहा है जैसे तैसा करके, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गई विड्थ और ये हो गई आपके पास हाइट, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा एक बात और समझनी है हमें, वो ये समझनी है कि अगर मैं विद और इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास जो आता है वो आता है एरिया। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता ना, तो भाई ये बेसिक तो कम से कम पढ़ लें आप, ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। कम से कम ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी रियल क्लाइंट ने, आपकी कंट्री की, आपके शहर के क्लाइंट ने आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया और उसकी कीमत जो है कम से कम 50,000 से ऊपर की हुई, तो वो प्रिंट भी आपसे करवाएंगे, आप बोलेंगे कुछ ही प्रिंट करेंगे, आप बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल लाओ 50,000 दो, मैं करवा दूंगा प्रिंट। अब आप प्रिंट वाले के पास पूछे तो प्रिंट वाला आपसे बोलेंगे भाई आप डिजाइनर है, आपको तो यही नहीं पता कि एरिया क्या है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मीटर में लेना है, फिट में लेना है, तो आप तो उस उधर ही ब्लैंक हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार फिट क्या होता है, यार इंच क्या होता है, मुझे क्या पता इंच और फिट का मतलब क्या है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस, आपको ये जो है पहले से पता होना चाहिए कि एरिया क्या है, फिट क्या है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट चीज है किसके अंदर, ग्राफिक डिजाइन के अंदर, कि हम जो थ्योरी पढ़ रहे होते हैं वो थ्योरी हमारे किसी काम की नहीं होती, हमें तो सारा काम प्रैक्टिकल करना है। इवन इफ के अगर हम लोग अपने काम के लिए कुछ काम ऐसा प्रिंट करवाते हैं जो कि हमारे घर का है, हमारे स्कूल का है, हमारे किसी और चीज का है, तो वो जो है हमारे पास हम जब प्रिंट वाले के पास जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, प्रिंट वाला बोलता है यार आप चुप करके बैठ जाओ, बस आपने डिजाइन बना दिया ना, मेरा काम है वो आपके डिजाइन को स्ट्रेच कर करके वो बिल्कुल उसके पिक्सल्स को और उसकी जो फील जो आपने बनाई थी वो खत्म कर देता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। और आपको जो है इस चीज को देखना है कि यार मैं जो बनाने जा रहा हूँ कि ये एरिया जो इसका है या शेप जो है या फिर इसकी जो मैं शेप वाइज बना रहा हूँ, तो वो क्या सही है, इसके पैरामीटर्स जो मैंने जो यूनिट्स के रखे हैं वो सही है या नहीं है। तो हम जो है शेप की बात कर रहे थे, तो इसी शेप को मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा मैं फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड टाइप में नहीं बोल रहा, बस मैं क्या है कि आपको मेरी जो वॉइस है वो थोड़ा तेज सुनाई देगी, और जरा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि
जो ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बने और आप पॉज कर करके इसको लिखते रहे, ठीक है ना, लेकिन बात को समझना जरूरी है। अच्छा, विड इनटू हाइट अगर मैं करूं तो ये मेरे पास बनता है एरिया, ठीक है। और एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरिया को ही हम लोग कहते हैं शेप। और शेप में हमेशा कितनी डायमेंशन होंगी, एक और दो, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं शेप, ठीक है। एरिया और शेप एक ही चीज है। अच्छा, अब यहां से स्टार्ट होती है बात। मीटर जो है, अगर मैं इस विद को मीटर में नापूं, मतलब वही वाली बात हो गई कि आप इंच टेप से नापें, आप अपने स्केल से नापें, आप अपने किसी बड़े इंच टेप से नापें जिसको जो मजदूरों के पास होता है उससे नापें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप जो नाप रहे हैं वो विद किस में होगी, मीटर में कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम तो मीटर में कर रहे हैं और इसको भी मीटर में करते हैं, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर बेसिस सेम पावर एड अगर कर दो तो वो क्या हो जाता है आपके पास, मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये कि मीटर इंटू मीटर करने के बाद मीटर स्क्वायर हो गया। अब मीटर के अलावा ऊपर क्या होता है, मीटर के बाद आता है इंच, ठीक है ना। तो अगर ये भी विद भी मैं इंच में ले लूं, ये भी मैं इंच में ले लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंच का स्क्वायर, ठीक है। ये इंच का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर में अभी ये क्या बनी हुई है, शेप्स बनी हुई है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा रिमाइंडर जहन में रख लेना, मैं बताए बगैर रह नहीं सकता इसको, कि 12 इंच का ना, मतलब कि 12 इंचेस का हमारे पास जो होता है वो होता है 1 फीट, ठीक है ना। अगर अब आप यहाँ से लगाते हैं, अगर 6 फीट की कोई चीज है, 6 फुट की कोई चीज है, तो वो 6 फुट के अंदर कितने इंचेस आएंगे, वो आएंगे 72। मेरे ख्याल में सही जवाब है मेरा, है ना। ओके, तो मेरे ख्याल में अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विद इनटू हाइट को क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। और याद रखना, शेप हमेशा 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल मतलब उसमें एक लंबाई होगी और एक उसमें चौड़ाई होगी, बस। मतलब ऐसा है कि अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है किसी खाली जगह पे जहाँ कोई स्कीम बन रही है, होम घरों की जो स्कीम है, जैसे बिस्मिल्लाह सिटी और बहुत सारे जो हैं ऐसे जो जगहें हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहाँ पर जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ होता है, तो वो प्लॉट जो है आपके सामने उसकी एक विद होती है और एक उसकी हाइट होती है, ठीक है ना। बस सिंपल उसकी एक विद होगी और एक हाइट होगी, मतलब वो जो है चौकोर में इस तरह का प्लॉट बना होगा, अगर आप ऊपर से भी देखें, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, वो भी क्या होता है कि वो भी फिट में होता है कि यार इतना स्क्वायर फिट है, इतना स्क्वायर फिट है। अब वो स्क्वायर फिट क्यों बोल रहे हैं, स्क्वायर फिट क्यों बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी देखें। वो स्क्वायर फिट इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने जो यूनिट नापा वो किससे नापा, फिट से नापा, ठीक है। जब वो फिट से मेजर किया उन्होंने, तो वो कैसे किया, वहां पर उन्होंने प्लॉट की विद ली किसमें, फिट में, कि 24 फीट है, ठीक है ना। जैसे 240 कर लो, हमीर बन जाओ, ठीक है ना, हाँ। 240 फीट कर लो, और विद भी जो क्या ली है उन्होंने, और हाइट भी क्या ली है, वो हाइट भी ली है उन्होंने मेरे ख्याल में 600 फीट ये ले ली, लेट सपोज। तो अब ये फिट और फिट 600 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए लिख देना, और फिट मल्टीप्लाई बाय फिट अगर कर दो तो वो क्या हो जाएगा, फिट स्क्वायर कर देगा, मतलब ये शेप ही है। तो ये फिट स्क्वायर है आपके पास, इसको कहते हैं उर्दू के अंदर गज। तो जो भी यहाँ आंसर आएगा तो ये उतने गज का प्लॉट है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में मैंने तो अभी तक यही पढ़ी है सारी चीजें, फिट को गज मुझे किसी ने बताया तो मैंने भी आपको ही बता दिया। सिर्फ और सिर्फ मेरे समझाने का मकसद क्या था, समझाने का मकसद ये था कि जो शेप है ये हमेशा 2 डायमेंशनल रहेगी, ये हमेशा ऐसी रहेगी जिसके अंदर दो बातें जो हैं वो, एक होगी विद की और एक जो होगी हाइट की होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आता हूँ मैं लेकर आप लोगों को, कि ये आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में जो है इसकी बात, जो है शेप की बात। तो शेप समझ में आ गई। अब देखें शेप, ये 2D शेप है। अब शेप समझ में आ गई मुझे, तो मैं शेप के बाद आगे चलता हूँ। तो शेप भी मेरे पास दो टुकड़ों में बटी हुई है। अभी तक मैं मेजर करने की स्केल, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स इससे कर रहा था ना बात। तो यही वाली चीज है कि शेप्स भी दो हिस्सों में टूटी हुई हैं। कैसे, एक वो शेप्स होंगी जिनको हमेशा मेजर करके बनाया जाएगा, चाहे वो कैंपस से हो, चाहे वो स्केल से हो, चाहे वो किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उन सब से बनाया गया हो। तो एक शेप्स तो वो होंगी, और एक शेप्स की टाइप वो होगी जिसको आप नाप के या मेजर करके बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो वो दोनों टाइप्स क्या होंगी, वो ये होंगी। जिनको मेजर करके बनाएंगे जाहिर सी बात है वो ज्योमेट्रिक होंगी, क्योंकि वो ज्योमेट्री बॉक्स में उतनी सारी जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बनती हैं, ठीक।
और जो बगैर ज्योमेट्री बॉक्स के बनेंगे, मतलब जो आप ऐसे रैंडमली बना देते हैं, भी बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक। ये देखें, ये जो हार्ट है और ये सारी जो एप्पल वगैरह, इनको आप नाप के नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये रैंडम शेप्स है और ये ऑर्गेनिक शेप्स है। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी आपको, सही है? तो वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरीके से आप लिख लें इस चीज को। चलें, अब आते हैं आगे। तो अब जरा गौर से इसमें देखिएगा, ये भी ऑर्गेनिक, सॉरी ज्योमेट्रिक पॉलीगॉन है, और ये भी ज्योमेट्रिक सर्कल, ज्योमेट्रिक सर्कल, ज्योमेट्रिक सर्कल, लेकिन इसके अंदर मोबाइल, ईमेल और ये जो ऐड की साइन है, ये जो तीनों साइंस हैं, ये तीनों साइंस जो हैं आपके पास ऑर्गेनिक है, ठीक है ना? वैसे मोबाइल ऑर्गेनिक नहीं है ना? हाँ, मोबाइल ऑर्गेनिक नहीं है, मोबाइल ज्योमेट्रिक है, इसको नाप के बनाया। अच्छा, इसके अलावा जो है ये देखें, आई का जो ये व्हाइट बॉल है, ये जो व्हाइट जो हिस्सा है, ये जो आपके पास ऑर्गेनिक है, और ये अंदर ज्योमेट्रिक है। इसके बाल ऑर्गेनिक है, ठीक है ना? चले आगे आते हैं। तो देखें किस तरह ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक शेप से इन लोगों ने एक बहुत बेहतरीन सा पोस्टर बनाया है कि ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे बॉक्स आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये ज्योमेट्रिक है, बर्फ ज्योमेट्रिक है, नहीं मेरे ख्याल में बर्फ जो है ऑर्गेनिक है, बाकी अंदर जो पानी है वो ज्योमेट्रिक है। लीमू जो है, ये जो लीमू है, मेरे ख्याल में लेमन कहते हैं इसको, ऑरेंज होगा मेरे ख्याल में। तो ये जो है आपके सामने, ये ज्योमेट्रिक है। आगे आ जाए इसमें और देखें, ये देखें किस तरह इन्होंने बेहतरीन तरीके से शेप्स बनाई हुई है, ठीक है? मकसद मैंने इस वेबसाइट को इसलिए प्रेफर किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट जो है आपको फंडामेंटल ग्राफिक डिजाइन का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद दे रही है। और वो इस वजह से भी मदद दे रही है क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा है कि जो आप 2 दिन लगाएंगे ना पढ़ने में, इन्होंने उसको शॉर्ट करके सिर्फ 15-20 मिनट का कर दिया है। ये इनकी बहुत खासियत है, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है नेशनल लेवल का एक कोर्स किया था, तो वहां भी हमें यही पढ़ाया गया था, ठीक है ना? अच्छा, तो अब जो है मैं आता हूँ फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म में हमारे पास जो आती है, वो फॉर्म आती है शेप के अंदर जो है एक डायमेंशन ऐड कर देने को फॉर्म कहते हैं। मतलब कि वो शेप क्या बन जाएगी, अब 3D बन जाएगी। मतलब सिंपल बात है, अभी तक प्लॉट खाली था आपका, उस प्लॉट के ऊपर मकान खड़ा हो गया ना, फर्स्ट मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, मुझे दीवार, तीसरी दीवार बन रही है। मतलब एक तो आपने लेंथ इंटू विड्थ पता चल गई आपको, एक तो उसकी लंबाई थी प्लॉट की, एक चौड़ाई थी। अब जो दीवारें खड़ी हो रही है ना, वो दीवारें तीसरी डायमेंशन नहीं हो गई, वो तीसरी डायमेंशन, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे फॉर्म। और अब आपका घर सिर्फ प्लॉट नहीं रहा, अब आपका घर क्या हो गया? अब आपका घर 3D हो गया। क्यों? क्यों 3D हो गया? क्योंकि वो अब क्यूब बन चुका है, उसमें 3 डायमेंशन है, एक तो जमीन है और एक उसकी दीवार है। देखें, जरा गौर से देखें, इसमें 3 डायमेंशन है। अगर आप यहाँ से सामने से देखेंगे, जैसे मेरा कर्सर मूव हो रहा है, अगर आप यहाँ से सामने से देखेंगे तो आपको ये 2D दिखेगा, जैसे इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। देखें गौर से, अगर आप यहाँ से देखें, देखें यहाँ से देखें सामने से, तो ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है ना? लेकिन एक डायमेंशन और आपको पता चल गई इधर, वो देखो ये है, ये जो जहाँ मेरा कर्सर मूव करता है, देखें, ये देखें, तो ये हाइट, ये विड्थ, और ये आपके पास डेप्थ। तीसरी चीज आती है आपके पास डेप्थ, ठीक है? तो मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं भाई, विद इंटू हाइट इंटू डेप्थ, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है वॉल्यूम, ठीक है? और जिसको हम लोग वॉल्यूम के अलावा भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे ख्याल में, क्या कहेंगे वॉल्यूम को? 3D कहेंगे ऑलमोस्ट, 3D क्यूब, क्यूब, ठीक है ना? वो क्यूब कहेंगे। और अब मुझे बताएं जरा, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ और हाइट की वैल्यू भी 2 रखता हूँ और इसकी वैल्यू भी 2 रखता हूँ और तीनों को सामने रखता हूँ 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, तो बताएं मुझे क्या आएगा? 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 मीटर। मीटर मीटर बेसिस सेम, पावर 8, 1 2 3, 8 मीटर क्यूब हो गया। घर नहीं नापते आप हमेशा यही बोलते हैं घर के लिए, यार ये कितने गज पे बना हुआ है, यार ये कितने स्क्वायर फीट पे बना हुआ है। ये तो नहीं बोला ना यार ये क्यूब कितना है, वो क्यूब कैसे बताएगा आपको? वो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? कि क्यूब और 3D सिर्फ जो है आप दूसरे मकसद के लिए यूज करते हैं, और जो शेप है वो आप दूसरे मकसद के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यू हैव ओनली, जो है आपके पास जो बात रह जाती है वो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ शेप के ऊपर ही चर्चा कर सकते हैं, वरना नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है ना? सो अब देखें, वही जो शेप का जो बॉल था वो रेड करके हमने क्या कर दिया, हमने देखें उसको 3D कर दिया। ये नीचे शेप आ रही है, उस शेप के नीचे बैलेंस आ रहा है, हम ये बनाएंगे। हमारा 3D के इलस्ट्रेशन में मॉड्यूल 1 के अंदर ये सब है, और इससे भी जबरदस्त चीज बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है? ये चीजें भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, 3D के अंदर आती हैं सारी चीजें। अगर मैं इसके पीछे जो है डार्क रेड नहीं बनाता, ये व्हाइट नहीं बनाता, ये नीचे शेडो नहीं बनाता, तो बताइए क्या होता? ये 3D नहीं दिखता, ये सिर्फ 2D दिखता। ये सिंपल 2D हो जाता और ये 3D नहीं होता। 3D तो हमने शेडो से पता चला है हमें,
और याद रखना कि 3D जो है ना हमेशा शेडो से ही पता चलेगा आपको। शेडो आ गया किसी चीज का वो 3D हो गई। क्यों? क्योंकि शेडो आना थर्ड डायमेंशन है ना। आपको अगर कोई सामने से देखता है तो एक तो आपकी हाइट होगी और एक आपकी जो कंधों से विद होगी, ठीक है ना। लेकिन आपका जो शेडो पड़ रहा है ना पीछे, जो वो उस सामने वाले बंदे को आपके अलावा आपका शेडो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अब उसके सामने 3D के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपको बाजू का हिस्सा थोड़ी देख रहा होगा आपका। अगर जरा सा आप टेढ़े होकर खड़े होंगे ना तो आपका बाजू का हिस्सा भी दिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइट है, आपके जो कंधों तक का जो विद है और आपके बाजू तक से जो उसने वो थर्ड डायमेंशन देखी है, बाजू से लेके बस पूरा बाजू ही समझ लें ऑलमोस्ट, तो वो आपकी थर्ड डायमेंशन होगी। आप क्यूब में खड़े हैं ऑलमोस्ट, ये चेक कीजिएगा शीशे में खड़े होकर कभी। चले आगे देखते हैं। तो अगर इस पोस्टर को अगर मैं देखूं तो ड्रिप के नीचे ये है इसके RIPD, इनके नीचे जो है आपके सामने क्या आ रहा है, देखें शेडो आ रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है ये कार्ड में से निकल कर भाग रहा है ड्रिप जो है। तो यही 3D की जो है फील है, हम 3D में करेंगे और मैं आपको 3D में इंशाल्लाह इस तरह की चीजें पढ़ाऊंगा जिससे आप जो है ना कभी जिंदगी में बोर नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट पे देख के बोर हो जाते होंगे, यार बनाया हुआ है लोगों ने, पता नहीं क्या है, इससे ज्यादा वो अच्छी चीज नहीं है। तो हम जो है इस तरह की ट्रेनिंग इंशाल्लाह करेंगे 9-10 क्लासेस के अंदर कि हमें कोई मजा ऐसा आ जाएगा कि बस आप ये बोलेंगे कि बस इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बाउंड नहीं करेंगे इस फील्ड के अंदर ना। चले अब जो है कप के नीचे शेडो बनाया, तो ये शेडो जो बनाया इसका मतलब ये ऐसा बना दिया इन्होंने, ये 3D कर दिया इस चीज को, सही है। अच्छा, अब आती है बात किसकी, टेक्सचर की। तो टेक्सचर पे अगर मैं आता हूँ, ये मेरे ख्याल में चौथा है, हाँ चौथा है, इसके बाद लास्ट है। तो अगर मैं टेक्सचर पे आता हूँ तो टेक्सचर जो है हमारे पास ये है फिजिकल क्वालिटी ऑफ सरफेस, मतलब कि फिजिकली वो बंदा कैसा दिख रहा है या फिजिकली वो चीज कैसी दिख रही है। लेट सपोज अगर आप लकड़ी को देखते हैं तो लकड़ी को, आपका लकड़ी का कैसे पता चलेगा ये लकड़ी है, वो ऐसे पता चलेगा जो आपको फील करते हैं, आपको फिजिकली दिख रही है वो लकड़ी है, ठीक है। जैसे स्कूल्स के अंदर जो है एक लोहे के भी मेरे ख्याल में स्टिक से मारा करते थे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लोहे की स्टिक ले लें एक तरह से, और एक तरह से जो है आप एक टाइप में ले लें प्लास्टिक की स्टिक, और एक टाइप में ले लें आप लोग लकड़ी की स्टिक। तो ये तीनों जो बनेगी, जो वुड की जो होगी और प्लास्टिक जो है लोहे की होगी, आयरन की होगी, तो इन तीनों की फील, फिजिकली फील अलग है। क्यों? क्योंकि वो आयरन दिखने में आयरन है, उसकी फिजिकली फील जो है, फिजिकली क्वालिटी आपको दिख रही है वो आयरन है, ठीक है। और प्लास्टिक का आपको पता चल जाएगा और लकड़ी का आपको अलग पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये होता है टेक्सचर। अपनी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो है फिजिकल क्वालिटी खुद बता रही होती है अपनी स्किन से, ठीक है। जैसे हमारी स्किन है, हमारा टेक्सचर जो है स्किन वाला टेक्सचर जो है सबका इंसानों का जैसा है, लेकिन जो जानवरों का टेक्सचर है वो अलग होता है। जैसे कोई भी जानवर आप ले लें उसमें उसका जो स्किन का टेक्सचर है वो अलग होगा। अब जैसे ये पौधा है, इसके अंदर जो इसका टेक्सचर है स्किन का वो क्या है, वो है स्पाइक वाला, कांटों वाला, ठीक है ना। तो हमने इसकी इलस्ट्रेशन की 3D के अंदर, इलस्ट्रेशन की, ये देखें इलस्ट्रेशन की, तो इस पे स्पाइक वाला हमने एक पैटर्न बनाया और उसके ऊपर डाल दिया, ताकि ये टेक्सचर वाली चीज, क्योंकि किसी भी डिजाइन के अंदर अगर टेक्सचर नहीं है ना तो वो डिजाइन बिल्कुल फीका है। जैसे अभी बताता हूँ आपको इसके एग्जाम्पल, ये देखें अगर ये दीवार और ये दीवार पे मैं इस तरह का रफ टेक्सचर नहीं डालता तो ये दीवार लगती, ये नहीं लगती। ये सिंपल दो बॉक्स बने हुए लगते हैं कि सिंपल दो बॉक्स बने हुए, ठीक है ना। और ये भी क्या बना हुआ है, ये भी एक दो बॉक्स बने हुए, एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं इन पे टेक्सचर नहीं डालता तो ये बिल्कुल भी मुझे दीवार नहीं लगती। अगर मैं इस बॉक्स पे और ये दो छोटे बॉक्सेस पे, मेरे पॉइंटर पे नजर रखिएगा, जो माउस को पॉइंटर है, ये और ये, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस पे, ये तीनों बॉक्सेस पे अगर मैं लकड़ी का टेक्सचर नहीं डालता तो ये मुझे बिल्कुल भी शेल्फ नहीं लगता। और अगर मैं इनको देखूं, ये दीवार को देखूं, तो अगर मैं इस पे अगर मैं दीवार पर ईंटों का टेक्सचर नहीं डालता तो ये बिल्कुल मुझे ईंटें नहीं लगती। ऐसा ही है ना। ये कारपेट कारपेट नहीं लगता अगर इस पे कारपेट का टेक्सचर नहीं आता, ये भी मुझे स्क्वायर लगता। अगर इसकी स्किन पे स्किन वाला टेक्सचर नहीं डालता जानवरों की, तो ये भी मुझे फ्लैट ही लगता। अगर टेक्सचर आ जाता तो वो 3D में लगती चीज, देखें ये 3D लग रही है, ऐसा लग रहा है ऊपर से लाइट पड़ी और अंदर छांव हो रही है। जैसे ही टेक्सचर डल जाए तो वो वैसे ही 3D हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको टेक्सचर लाइन और जो है शेप और फॉर्म आपको अभी तक समझ में आ गई है। आखिरी चीज पे आते हैं, और वो आखिरी चीज क्या है, ये देखें जरा, पहले टेक्सचर को दिखा दूं कि यहाँ पर सिंपल एक टेक्सचर यूज किया है इसने बैकग्राउंड में, और बाकी इनको फ्लैट रखा है, इनको बिल्कुल सिंपल रखा है, ठीक है ना, बगैर किसी टेक्सचर के। लेकिन ज्यादा टेक्सचर डालने से भी क्या हो जाता है, हर चीज में टेक्सचर डालने से भी खराब हो जाता है डिजाइन। ये देखें, ये देखें, हर जगह टेक्सचर डाल दिया इसने, तो जिसकी वजह से डिजाइन खराब हो गया। अच्छा, अब आते हैं जो है आपके पास आती है वो है बैलेंस, आखिरी चीज है ये, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक चीज है लेकिन वो चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 के अंदर।
जब हम फोटोशॉप में आएंगे। तो बैलेंस जो है आपके सामने आता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअली वेट, ठीक है। ये देखें, या तो एक बना दो या इस जैसा इसकी ही लेंथ और विद में, ये विद और लेंथ के हिस्से में चार बना दो। ये देखिए, ये एक है, यहाँ चार है। अच्छा, अब ये कहलाता है आपके पास बैलेंस। अब यहाँ ब्लैक से लेके यहाँ तक का हिस्सा, पॉइंटर पे नजर रखें, यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, ये और नीचे ये बराबर होंगे, और ये पूरा हिस्सा और ये चारों का हिस्सा ये बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर बैलेंस के अंदर भी दो चीजें आ जाती है, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत आसान है। ये देखें, पहले इसको बताऊं कि ये जो चीज है ना, ये भी बैलेंस हुई हुई है। ये पूरी चीज जो है बैलेंस की हुई है इस छोटे से नंबर से, 32 से। और ये चीज इसके साथ बैलेंस हुई हुई है, और नीचे देखें लाइन से, ये कुछ एक लाइन लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ इसके बारे में, तो ये इससे बैलेंस हो रहा है। और ये जो खाली जगह है ना, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूँ उसको। ये आपके पास कहलाता है नेगेटिव स्पेस। और जब भी आप नेगेटिव स्पेस के बारे में देखेंगे ना, कि खाली जगह को बहुत खूबसूरती से यूज करना, मतलब घरों के अंदर भी होता है कि आप कुछ जगहों को खाली छोड़ देते हैं, तो वो खाली जगह अच्छी लग रही होती है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं नेगेटिव स्पेस। ये देखें, ऊपर देखें, नेगेटिव स्पेस है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये देखें, ये भी नेगेटिव स्पेस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। अब आ जाए तो इस पे, अब ये है आपके सामने सिमेट्रिकल। मैंने अभी बताया था आपको सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल होता है जितना हिस्सा आपने यहाँ बांटा हुआ है उतना ही हिस्सा आप यहाँ बांटेंगे। देख लें, 1605 से पहले का जो ये हिस्सा है ये बराबर होगा 93 के बाद के हिस्से से। नाप के देख लीजिएगा, पहले मेजर करके देख लें, तो ये होता है सिमेट्रिकल। तो जितना हिस्सा आप यहाँ बांटेंगे उतना हिस्सा आप यहाँ बांटेंगे, ये सिमेट्रिकल। आधा इधर तो आधा इधर, और सेम। और एसिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है, वही वाली चीज कि अगर मैंने बॉक्स के अंदर कोई चीज भरी है तो इसी के हवाले से, इसी जो है शेप के अंदर, इसी मेजरमेंट के अंदर ये चीजें लिखनी है आपको। अगर मैं ब्लू बॉक्स यहाँ ले जाऊँ ना उठा के पीछे इनके बैकग्राउंड में, तो ये जाओ अमाउंटेज जो है और ये जो पूरा नंबर है ये पूरा का पूरा सेम आएगा इसके अंदर। ये आपके सामने कहलाता है बैलेंस। और अगर मैं पुटिंग ऑल टुगेदर इन सबको करूं, ये है रूल ऑफ थर्ड। ये हम करेंगे इंशाल्लाह फोटोशॉप के मॉडल 2 में करेंगे हम इस चीज को, जब हम एडिटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अब शेप जो है आपके सामने, शेप अगर मैं इन सबको एक साथ रखूं, पुटिंग ऑल टुगेदर, ये पांचों को अगर मैं रखूं एक साथ, तो देखें शेप आ रही है, और ये ऑर्गेनिक शेप है। देखिए टेप में कटिंग लगी हुई है, तो ये ऑर्गेनिक शेप है, ठीक है। फॉर्म आ रही है, देखो शेडो पड़ रहा है पीछे, तो ये फॉर्म है। बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कैसे, द बिगर की जो स्पेलिंग लिखी हुई उसी स्पेलिंग के हिस्से में लिखा हुआ है क्या, द पिक्चर, ठीक है ना। द बिगर के नीचे पिक्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब यही चीज बेहतरीन है, ये बैलेंस है। और उसके बाद आ रही है क्या चीज, टेक्सचर। टेक्सचर मतलब जो रफली टेक्सचर आ रहा है वो क्या है आपके पास, ये रफली जो खुरदरापन आ रहा है ये टेक्सचर है, और ये नीचे लिखा हुआ है इसके लाइन। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये जो पूरी क्लास है आज की समझ में आ गई होगी। तो अब जो है मैं आपको एक लास्ट चीज बता दूं, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं, वो है फ्रीलांसिंग। देखिए फ्रीलांसिंग के हवाले से बहुत लोग जो है, पहले पहले ही बता दूं, बहुत ज्यादा लोग जो है परेशान है, उनको यही नहीं पता फ्रीलांसिंग है क्या, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग है क्या भाई, तो फ्रीलांसिंग के हवाले से जरा पढ़ लो, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, पहले अच्छी तरह देख ले। मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए सर्च करके दिखा रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता अगर होगी, ये है छोटी सी है ये भी। फ्रीलांसर, फ्रीलांस वर्कर आर टर्म कॉमनली यूज्ड इन पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब अपने आप को जॉब दे रहे हैं आप। यार मेरे ख्याल में तो हंसने वाली बात है ना, ये खुद अपने आप को कैसे जॉब देंगे। तो भाई इसका मतलब मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग में ये है कि आप कोई काम या कोई जॉब कर रहे हैं, आप इस स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल हो गया, कंटेंट राइटिंग का स्किल हो गया, अमेजोन का भी तो बहुत चल रहा है, अमेजोन का कोई स्किल हो गया, तो आप उसको अपनी ही खुद की कंपनी छोटी सी बनाएं, अपनी ही खुद की छोटी सी फर्म बनाएं, ठीक है, और उसके थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल का लोगों का काम करें। अभी फ्रीलांसिंग में जो है पाकिस्तान 4th नंबर पे, ठीक है ना। तो हम जो है इसका फायदा उठा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो है फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं, और लोगों ने अपनी बोरिंग जॉब्स को जो है वो एंड कर दिया है फ्रीलांसिंग करते हुए। तो मैंने ये कोर्स 1 to 3 मॉडल के अंदर डिजाइन ही ऐसा किया है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि मैं आपको उस जगह तक पहुंचा दूंगा, इसको कोर्स को कंप्लीट करवा के वो स्किल्स सिखाऊंगा आपको, सिर्फ वो स्किल्स सिखाऊंगा जिनकी डिमांड है। अब जिसकी डिमांड ही नहीं है तो मैं आपको वो करवा के क्या करूँ, ठीक है ना। तो जिन जिन स्किल्स की डिमांड है, मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ,
तो जिन जिन स्किल्स की डिमांड है, तो मैं वही स्किल मैंने यहाँ मॉड्यूल 1 2 3 के अंदर ऐड करें, ताकि आप उनको सेल करके अपने स्किल्स को आप अच्छी तरीके से फ्रीलांसर बन सकें और अर्निंग कर सकें। ठीक है, तो हम ये स्किल बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे और फिर हम फ्रीलांसिंग के ऊपर आएंगे। फिर मैं आपको 3 जो है बहुत टॉप मोस्ट वेबसाइट जो है फ्रीलांसिंग की, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वहां तक ले जाकर आपको अप्रूव करवा कर छोड़ दूंगा। अब आप अपना डिजाइन बनाएं और सेल करें। अब वो क्लाइंट आपसे खरीदता है नहीं खरीदता है, ये आपके स्किल सेट के ऊपर है और ये आपके नसीब के ऊपर है फिर। ठीक है, लेकिन मैं आपको वहां तक इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक मैं आपको इस चीज को पहुंचा दूंगा। तो आप इस कोर्स को कंटिन्यू रखें और प्रैक्टिस करते रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जो अगली क्लास करेंगे वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।